गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज के लेक्चर में हम शेड्यूल 1 को कवर करेंगे। ओके। एंड जो लास्ट लेक्चर में अपने सेक्शन 7 स्टार्ट की थी उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहले सेक्शन 7 1 का एक सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल्स, exchange, barter, lease, rent, license, disposal of goods, service or both for agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business। ये आपका बेसिकली 7(1) का ए कंप्लीट होता है। 7(1) का डबल ए क्या बोलता है? अन इनकॉर्पोरेटेड एओपी एंड बीआई अपने मेंबर्स को गुड्स सर्विस ट्रांसफ़र कर रही हैं या उनके मेंबर एओपी बीओआई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये सप्लाई माना जाएगा एंड इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है। 7(1) का बी क्या बोलता है? 7(1) का बी बोलता है कि आउटसाइड इंडिया से आप इंडिया में कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, ओके, फॉर ए कंसिडरेशन, और उसका चाहे आप बिजनेस में यूज़ करो चाहे ना करो, बट गवर्नमेंट बोलती है ये सप्लाई के स्कोप में है एंड इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ओके। 7(1) का सी, तो 7(1) का सी बेसिकली शेड्यूल 1 है। तो गवर्नमेंट इसमें बोलती है 4 कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन है जो आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो ये सप्लाई के स्कोप में आएंगे एंड इस पर आपको, तो बेसिकली ये आपका 7(1) का सी सेक्शन है जिसमें आपका शेड्यूल 1 आ रहा है और यह है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो पहला क्या बोल रहा है? पहला पैरा क्या बोल रहा है? पहला पैरा बोल रहे हैं परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके। सेकंड पैरा क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। और इसमें एक प्रोवाइजो भी दे रखा है कि आप अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो 50,000 तक का, तो उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा, अदरवाइज जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है। पैरा 3 क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या कर रहा है? एजेंट को सप्लाई कर रहा है ना, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे आगे सप्लाई कर रहा है, और इसका जस्ट उल्टा है कि एजेंट जो है प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है एंड जो एजेंट है प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर रहा है। ओके। तो ये भी अपने डिटेल में देखेंगे, एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं कि इसमें है क्या। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं बाय पर्सन जो आपका रिलेटेड है या आपका अदर स्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया, और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। तो अभी डिटेल में देख लेते हैं क्या है। तो पैरा 1 क्या बोलता है? पैरा 1 बोलता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट और डिस्पोजल। आप बिजनेस एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, और उस बिजनेस एसेट पे आपने आईटीसी पहले क्लेम कर रखा है। ओके। तो उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट उस केस में बोलती है कि आप अगर ये कर रहे हो, मतलब अपनी बिजनेस एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो जिस पे आईटीसी ले रखा है आपने, और वो विदाउट कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो आपको ये सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। एंड चाहे ये विदाउट कंसिडरेशन है तो भी आपको जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ओके। तो इसमें मोटी मोटी बात अपने को ये देखनी है, बिजनेस एसेट्स होनी चाहिए, उस पर आईटीसी ली होनी चाहिए, वो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो रही है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है। ओके। अगर आपने कोई बिजनेस एसेट्स खरीदी है, ओके, और उसको कंसिडरेशन दे के आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर तो नॉर्मल ही हो गया ना, नॉर्मल आ जाएगा कि जीएसटी वैसे ही अट्रैक्ट हो रहा है। ये तो विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहा है, कंसिडरेशन कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। ओके। एंड उसके बाद आपने बिजनेस एसेट खरीदी है एंड उस पर आपने आईटीसी नहीं लिया एंड अब उसको विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस केस में सप्लाई आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो पैरा 1 बोलता है कि आपने इस पर जीएसटी अवेल किया होना चाहिए, बट आपने तो जीएसटी अवेल नहीं किया। ओके।
एंड एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें बिजनेस एसेट आपने खरीद ली और वो आपके 2B में ब्लॉक क्रेडिट में शो हो रही है। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है, जो अपने लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे, आईटीसी के चैप्टर में वहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो अपने ब्लॉक क्रेडिट में शो हो रही है। जब आपके ब्लॉक क्रेडिट में शो हो रही है तो आप, इट मीन्स आपने उसका आईटीसी नहीं लिया। ओके, एंड आप विदाउट कंसिडरेशन उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप गवर्नमेंट बॉल से कर सकते हो हम इसको शेड्यूल 1 के पैरा 1 में कवर नहीं करेंगे एंड इस पर कोई जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, तो यही अपने बुक में बताया है, देख लेते हैं। ये आप पढ़ लेना एक बार, मैं लाइनिंग कर देता हूँ आपके लिए। इसमें देख लो, बिजनेस एसेट है जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और ये परमानेंट ट्रांसफ़र है। अगर टेम्परेरी ट्रांसफ़र है तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पैरा 1 मिलता है परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए और उस बिजनेस एसेट पे आपने आईटीसी लिया होना चाहिए। अगर आईटीसी नहीं लिया तो ये इस पैरा में आएगा ही नहीं। ओके, उसके बाद अगर वो आईटीसी है जो ब्लॉक क्रेडिट में शो हो रहा है तो आप विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये पैरा 1 के क्लोज 1 में नहीं आएगा, पैरा सॉरी शेड्यूल 1 के पैरा 1 में नहीं आएगा एंड इस पर कोई जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर आप एलिजिबल थे बट आपने आईटीसी अवेल नहीं किया तो उस केस में भी क्या सीन होगा, उस केस में भी आप विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। बट यहाँ एक पर ये ध्यान रखना हमेशा कि रजिस्टर पर्सन से ही होना चाहिए। मतलब ये रजिस्टर पर्सन के लिए ही लागू है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर आना ही नहीं है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने 2 एग्जांपल दिए हैं, वो देख लेते हैं। ध्रुव गिव ए ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, वो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा था, उसने अपने दोस्त को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में। दिस विल बी क्वालिफाई अंडर सप्लाई। अगर उसने आईटीसी ले रखा है उसका ना, वो विदाउट कंसिडरेशन परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहा है अपने फ्रेंड को, तो उस केस में वो ये सप्लाई आएगा, नेक्स्ट पे जीएसटी। ठीक है, अब ये डीलर है फॉर एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एयर कंडीशनर का डीलर है, वो अपना मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र कर रहा है। मोटर व्हीकल पे बेसिकली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट में कवर होता है, जो आपने लेटर में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक आप यही समझ लो कि मोटरसाइकिल पे जो भी आईटीसी रहता है वो ब्लॉक क्रेडिट पे आ जाता है। ओके, हम उसका आईटीसी अवेल नहीं कर सकते एंड वो ट्रांसफ़र किया तो अभी ये ब्लॉक क्रेडिट पे है, तो उस केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद आ जाता है शेड्यूल 1 का पैरा 2। तो पैरा 2 क्या बोलता है? पैरा 2 बोलता है कि आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हैं, वो भी विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो भी आप अपने रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करो वो सप्लाई मान लिया जाएगा एंड उस पर जीएसटी आएगा। तो अभी अपने यहाँ ये समझते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है एक्चुअल में। ओके, देख लीजिए वैसे ये यहाँ रिलेटेड पर्सन आ गया, यहाँ डिस्टिंक्ट पर्सन आ गया, और डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 जो अपने लेटर में पढ़ेंगे उसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये जो सप्लाई है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। तो अभी बेसिकली ये रिलेटेड पर्सन है जो बुक से देख लेते हैं हमने, ठीक क्या है। तो रिलेटेड पर्सन बेसिकली ऐसा पर्सन होता है जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बताया कि ये पर्सन रिलेटेड है आपके। देखो, पहला पर्सन है सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस। मतलब आप जिस दूसरे इंटिटी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका जो पर्सन का आपके जो इंटिटी का पर्सन है वो आपके इंटिटी में ऑफिसर है एंड वो सेम ही पर्सन दूसरे इंटिटी में भी अफसर है, ऑफिसर है या डायरेक्टर है। ओके, तो इसमें ये कॉमन हो गया ना ये पर्सन, तो इस केस में आपकी दोनों जो इंटिटी है वो रिलेटेड पार्टीज आ जाएंगी। ओके, रिलेटेड हो जाएंगी।
सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। अभी क्या है कि आपकी इंटिटी है एंड सामने वाले की इंटिटी है, पर आपकी इंटिटी में जो पार्टनर है वो सामने वाली इंटिटी के अंदर भी पार्टनर है, तो उस केस में ये कॉमन रिलेशनशिप हो गया कि पार्टनर कॉमन है, तो ये भी रिलेटेड इंटिटीज है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, हो सकता है ना, एक इंटिटी है उसका एम्प्लॉयर और दूसरी इंटिटी का एम्प्लॉयर, दोनों एक ही पर्सन है, या एम्प्लॉयज़ एक ही हैं, उस केस में वो दोनों कॉमन हो गए एंड ये जो इंटिटीज हैं ये रिलेटेड मान ली जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, कोई थर्ड पर्सन है, ओके, जो कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी इंटिटी में 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग शेयर होल्ड करता है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आप स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास कर पाओगे। ओके, एंड उस केस में क्या रहेगा कि ये जो पर्सन है ये आपका रिलेटेड पर्सन बन जाएगा। ठीक है, वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। ठीक है, इस केस में क्या है, अब उस पर्सन क्या है आपकी एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, वोटिंग राइट नहीं है बट वो आप कंट्रोल कर रहा है, ओके, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, तो उस केस में भी क्या रहेगा कि वो आपका रिलेटेड पर्सन रहेगा। थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। अब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे दो इंटिटी है, देखिए ये एक्स है एंड ये वाई है एंड ये जेड है। जेड जो थर्ड पार्टी है वो वाई को भी कंट्रोल कर रही है, एक्स को भी कंट्रोल कर रही है, तो इस केस में जो एक्स एंड वाई है वो आपस में रिलेटेड पर्सन आ जाएगा। ओके, बस अभी नेक्स्ट क्या है, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। ठीक है, अभी इस केस में क्या है, इस केस में उल्टा है, तो एक्स एंड वाई है एंड ये जेड है, तो अभी एक्स जो है वो जेड को कंट्रोल कर रहा है ना, वाई भी जेड को कंट्रोल कर रहा है, तो इस केस में क्या हुआ, ये दोनों फिर से रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एंड फैमिली मेम्बर, तो फैमिली मेम्बर में कौन है, फैमिली मेम्बर में आप, आपकी वाइफ एंड आपके बच्चे, वो रिलेटेड पर्सन है, गवर्नमेंट बोलती है, बट आपके माता पिता, आपके बहन भाई जो होली और सोली आप पर डिपेंडेंट है, तो उस केस में वो भी आपके रिलेटेड हो जाएंगे, पर आपको ये ध्यान रखना कि वो आप में होली एंड सोली डिपेंडेंट होने चाहिए, अगर होली एंड सोली डिपेंडेंट नहीं है तो वो आपके रिलेटिव नहीं है। ओके, एंड थर्ड वन ऑफ द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सोल, अभी ये क्या बोल रहा है कि जैसे दो एंटिटी है, दो एंटिटी में जो एक ही पर्सन है वो उसका सोल एजेंट है या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ओके, उस केस में क्या होगा, उस केस में वो रिलेटेड हो जाएंगे। ओके, जैसे मेरी एंटिटी है एंड कोई अदर पर्सन है जो मेरा सोल एजेंट है, तो मेरा सोल एजेंट और मेरी एंटिटी में ये रिलेटिव पर्सन में आ जाएंगे। हाँ? और ऐसा भी हो सकता है कि दो जैसी एंटिटी है जिनका सप्लायर एक ही पर्सन है, तो वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों को कंट्रोल कर रहा है, वो भी रिलेटेड में आ जाएगा, मतलब वो दोनों एंटिटी रिलेटेड में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, मिस मिसेस प्रिया होल्ड 30% ऑफ ABC लिमिटेड एंड 35% ऑफ XY लिमिटेड। अब जो ABC है एंड XYZ है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मिस प्रिया कर रही हैं, तो प्रिया जो कर रही हैं इस केस में जो ABC एंड XYZ है वो दोनों रिलेटेड पर्सन है, क्योंकि यहाँ एक थर्ड पर्सन उनको कंट्रोल कर रहा है। Q लिमिटेड है कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशन मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ R, इट हैज़ बीन सेड दैट क्यू कंट्रोल आर। ठीक है, दस द क्यू, ठीक है, अभी क्या है, एक जो एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उसके ऑपरेशनल डिसीजन में, उसके मैनेजमेंट वाले डिसीजन में, तो उस केस में वो दोनों एंटिटी ये रिलेटेड मान ली जाएगी। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी आता है डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 ऑफ CGST एक्ट। ठीक है, तो इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप जो हो राम, आपका नाम राम है एंड आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान में भी कहाँ से, जयपुर से। ओके, एंड आप अभी क्या चाहते हो, राम बेसिकली अभी क्या चाहते हैं कि उसकी एक ब्रांच होनी चाहिए जोधपुर में।
ओके, वो चाहता है कि एक जोधपुर में ब्रांच है, तो वो क्या करता है कि जोधपुर के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेता है, जोधपुर ब्रांच को रजिस्टर करवा लेता है। ओके, अब ये चाहता है राम कि नहीं नहीं, मेरी एक ब्रांच कहाँ, दिल्ली में भी होनी चाहिए, तो ये आ गई दिल्ली, एंड इसको भी रजिस्ट्रेशन करा लेता है दिल्ली में। एंड अभी ये चाहता है कि नहीं नहीं, मेरा जयपुर में भी एक और ब्रांच होनी चाहिए जयपुर में। ओके, इस केस में क्या रहा, राम ने जोधपुर में रजिस्टर करवाई ब्रांच, ठीक है, तो जयपुर और जोधपुर वाले ये डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे क्योंकि ये सेम पैन नंबर पर रजिस्टर है। ओके, उन्होंने एक दिल्ली में भी ब्रांच रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, तो अभी ये क्या है, पैन नंबर तो सेम रहेगा, डिफरेंट स्टेट में है, तो ये तो भी ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। एंड अब इन्होंने राम ने जो जयपुर में नई ब्रांच ओपन कराई है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसको क्या है, एडिशनल प्लेस ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया। अभी क्या है, राम जो है जयपुर वाली ब्रांच जोधपुर वाली ब्रांच को अगर कोई भी गुड्स सर्विस ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो डिपार्टमेंट बोलता है, ठीक है, कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई के स्कोप में आ रहा है एंड इस पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा, सेम दिल्ली के साथ भी होगा। और अगर ये अपना जयपुर ब्रांच को ही ट्रांसफ़र करेगा, जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब जयपुर वाली ब्रांच को ही ट्रांसफ़र कर रही है, एंड यहाँ क्या है कि ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं ये सप्लाई नहीं है, ठीक है। अभी ये तो आ गया डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अभी एक और कॉन्सेप्ट दे रखा है गवर्नमेंट ने, वो है डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। उसमें क्या है कि ये वैसे ही राम है, जयपुर से है, ठीक है। अभी इसको एक रजिस्ट्रेशन चाहिए कहाँ, पंजाब में, ठीक है, इसको पंजाब में एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो बट पंजाब में इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए किसका, दारू का, ठीक है, वाइन का। और वाइन आप लोगों ने देखा है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में क्या है कि जो वाइन है इस पर जीएसटी नहीं लगता, ओके, बट इसको पंजाब में खोलनी है ब्रांच वाइन की, भी जीएसटी तो नहीं लग रहा, बट उसके इसमें क्या है कि डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट हो गई, एंड इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांसफ़र होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस केस में जीएसटी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ये चाहता है कि मुंबई में भी एक और ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है, बोलते हैं मुंबई में भी एक ब्रांच होनी चाहिए। अब वो किसके लिए होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पेट्रोल के लिए, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अब पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लगता, कौन से सेक्शन है, 9 का 2 क्या बोलता है, ये जो 5 आइटम्स है इन पे जीएसटी नहीं लगता, कौन से 5 आइटम, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एटीएफ एंड, ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, तो उस केस में भी क्या है, रजिस्ट्रेशन तो यहाँ भी नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब दो डिफरेंट स्टेट में है, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं इसका जीएसटी में, तो भी ये डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट बने जाएंगे, एंड ये आपस में कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, ठीक है, आप इसको समझे होंगे।
कि जैसे ये डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट समझा रखा है, आप एक बार पढ़ लेना, जो भी अपनों ने समझा है सेम वही चीज़ है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है वो देख लेते हैं। ये ऋषभ इंटरप्राइजेस है, रजिस्टर सप्लाई है, ओन ए एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन बिहार महाराष्ट्र। ठीक है, विरार महाराष्ट्र। तो ये ऋषभ जी हैं जो रजिस्टर हैं इसमें महाराष्ट्र में, और इन्होंने अब ये रायपुर में भी एक वो लिकर शॉप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, अब लिकर पे आप समझते, आपने डिस्कस कर ही लिया, 9(1) के अंदर है एंड इस पे जीएसटी अभी नहीं लग रहा। तो उस केस में क्या, अब उन्होंने रायपुर में खोल ली अपनी वाइन शॉप। एंड अभी जो इनका महाराष्ट्र वाली ब्रांच है रायपुर वाला, वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, क्योंकि अगर ये दूसरे स्टेट में रजिस्टर होता, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन आता। लेकिन अभी ये क्या है, दूसरे स्टेट में ब्रांच तो है पर वो रजिस्टर नहीं है इन जीएसटी, तो वो क्या है, डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों अपर हम विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी ट्रांसफर करते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी ये है क्या है, सप्लाई के स्कोप में आएंगे, इस पर जीएसटी लगेगा। ये है ट्रांसफ़र और ब्रांच, ये जो अपने एग्जांपल किए हैं वो ही सभी हैं, एंड जो भी अपने समझा है उसके ही एग्जांपल दे रखे हैं। एक बार आप इसको पढ़ लेना। ये डिस्टिंक्स आपको ये पर्सन भी समझ आया, स्टैब्लिशमेंट भी समझ आया, एंड ये दोनों आपस में अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो भी आपको समझ आया कि वो सप्लाई के स्कोप में रहेगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। अभी एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है प्रोवाइजो, मान लो उसमें क्या बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है, गिफ्ट दे रहा है 50,000 तक की वैल्यू का, ठीक है, विदाउट गिफ्ट, वैसे ही विदाउट कंसिडरेशन होता है, उस केस में क्या होगा कि ये अभी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। बट क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है ने एम्प्लॉई को 70,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया, तो उस केस में जो 70,000 की टोटल वैल्यू है वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयमेंट की टर्म एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है तो वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है, एंड उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ। ये 50,000 रुपये की तक का दे रहे हैं तो उस केस में ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाउएवर गिफ्ट वैल्यू मोर देन 50,000 से ज़्यादा है, विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट बिजनेस इन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा। अभी गिफ्ट को जीएसटी में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होने की प्री रिक्विजिट्स क्या है, प्री रिक्विजिट होता है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में, वही इनकी प्री रिक्विजिट रहती है। अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो एम्प्लॉई एम्प्लॉई है। अभी आ जाते हैं अपने शेड्यूल 1 के पैरा 3 पे। वैसे तो अपनों ने देख लिया कि भाई प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है एंड एजेंट आगे सप्लाई कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है। ओके, इन दोनों का अपने एक एग्जांपल करते हैं, इसको समझते हैं क्या होता क्या एक्चुअली। देखो, ये प्रिंसिपल है एंड ये एजेंट है। ठीक है, अभी क्या है, प्रिंसिपल एजेंट को क्या है, गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, और ये पैरा आप ध्यान रखना कि सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं लगता। ठीक है,
अभी एजेंट क्या कर रहा है कि ये डिफरेंट कस्टमर को ये माल सेल कर देता है, ठीक है। इसमें पहला ये पोर्शन कर रहे हैं अपने। तो अभी यहाँ अपने को देखना है कि अगर जो इनवॉइस है, अगर वो एजेंट इशू कर रहा है तो दो केस होंगे। इनवॉइस, अगर इनवॉइस जो है वो, पहला केस देख लेते हैं, प्रिंसिपल इशू कर रहा है, ओके। एजेंट तो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे आगे सेल कर रहा है, ठीक है। और इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में ट्रांसफ़र है, ये सप्लाई नहीं है। ये जो ट्रांसफ़र है ये सप्लाई नहीं है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को एजेंट का जो प्लेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। इस केस में ये होगा। अभी दूसरा जो इनवॉइस है वो कौन इशू कर रहा है, एजेंट, ठीक है। और एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम से इशू नहीं कर रहा, खुद के नाम से कर रहा है। अगर एजेंट प्रिंसिपल के ही नाम से बिल इशू कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। एंड उसमें भी जो प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई किया है, वो जो गुड्स भी ट्रांसफ़र किया है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट इस केस में क्या है, एजेंट खुद के नाम से बिल इशू कर रहा है, तो पहला सीन क्या आएगा, पहला सीन तो आएगा जो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है प्रिंसिपल टू एजेंट, ठीक है, ये सप्लाई है, एंड ये जीएसटी आएगा इस पर, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो एजेंट है, इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। अगर ये अपने नाम से इशू कर रहा है इनवॉइस तो इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको टर्नओवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो है पहला सिनेरियो, जहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल है एजेंट को सप्लाई कर रहा है, एंड इसमें अपने को मेजरली देखना है कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, ठीक है। अगर इनवॉइस प्रिंसिपल इशू कर रहा है तो ये एजेंट टू प्रिंसिपल जो भी ट्रांसफ़र हो वो सप्लाई नहीं है। अगर इनवॉइस कौन है, एजेंट इशू कर रहा है और इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल इशू कर रहा है, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है, सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जो तीसरा केस है उसमें क्या कर रहा है, उसमें एजेंट अपने ही नाम से बिल इशू कर रहा है, ओके। तो वहाँ क्या सीन आएगा, वहाँ जो प्रिंसिपल टू एजेंट हुआ है वो सप्लाई मान लिया जाएगा, एंड उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। एंड जो एजेंट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर जीएसटी एक्ट, उसको टर्नओवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। अभी दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। अभी यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ एजेंट ट्रांसफ़र कर रहा है गुड्स इसको प्रिंसिपल, ठीक है। सर ये कब होगा कि एजेंट ट्रांसफ़र करें, मान लो ये जो प्रिंसिपल है ये रहता है दिल्ली में और ये एजेंट रहता है मुंबई में, मुंबई एंड दिल्ली। अभी जो प्रिंसिपल है उसको क्या है, कोस्टल एरिया से गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, एंड उसके लिए इसने क्या किया, एजेंट को अपॉइंट, जो मुंबई में है कोस्टल एरिया वही है, एंड उसने एजेंट को अपॉइंट कर दिया। अब एजेंट क्या करता है, एजेंट लेता है आउटसाइड इंडिया से माल, किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर, और प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब इस केस में क्या हुआ, अगर जो सप्लायर है आउटसाइड इंडिया वाला सप्लायर, इनवॉइस किसके नाम पे, अगर ए के नाम पे, एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, एंड जो एजेंट है बाद में प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस केस में ए को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एंड ए एंड प्रिंसिपल के बीच में जो भी ट्रांसफ़र हुआ है वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, ठीक है। पहली बात खत्म। अभी दूसरा सीन क्या है कि जो सप्लायर है वो क्या प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है, एंड एजेंट क्या कर रहा है, सिर्फ आउटसाइड इंडिया से उसको इंडिया में गुड्स मंगा के दे रहा है, एंड इंडिया के मतलब मुंबई कोस्टल से एरिया से उसको क्लियरेंस करवा के दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता है गुड्स,
और जो इन्वॉइस है वो प्रिंसिपल के नाम से इशू हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब एजेंट से प्रिंसिपल को ट्रांसफर होगा वो सप्लाई नहीं मानेंगे गवर्नमेंट, उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। बट यहाँ आपको वही चीज़ देखनी पड़ेगी कि इन्वॉइस कौन इशू कर रहा है। मेन बात इन्वॉइस की है। अगर इन्वॉइस एजेंट के नाम से है एंड एजेंट बाद में सप्लायर को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है सप्लायर के नाम से खुद का बिल इशू करके, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र हुआ है, एजेंट टू प्रिंसिपल के बीच में ट्रांसफ़र हुआ है, वो रहेगा सप्लाई के स्कोप में एंड उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। अगर जो इन्वॉइस है वो सप्लाई डायरेक्टली प्रिंसिपल को इशू कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। जो एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई हुआ है उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ये सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगा। ये बेसिकली दो चीज़ें थी जो आपको एजेंट वाले कॉन्सेप्ट में देखनी है। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना और आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक आधा एग्जाम्पल अपने भी देख लेते हैं। ये कोई बैंक है, बैंकिंग कंपनी है और इसने अपॉइंट कर दिया एक ऑक्शनर को। ठीक है, ऑक्शनर क्या करता है, ऑक्शन को अटेंड करता है, पोटेंशियल बिल्डर को आइडेंटिफाई करता है, हाईएस्ट बिड लगाता है जो उसको गुड्स सोल्ड कर देता है। द इनवॉइस ऑफ सप्लाई गुड्स आर इशूड बाय, और जो इनवॉइस है वो ये बैंक इशू कर रहा है, मतलब एजेंट नहीं इशू कर रहा है। एजेंट तो क्या कर रहा है, ऑक्शन को अरेंज कर रहा है, बिडर को आइडेंटिफाई कर रहा है, हाईएस्ट बिड वाले को माल बेच रहा है। ओके, एजेंट इतना ही काम कर रहा है, पर बिल कौन इशू कर रहा है, जो बैंकिंग कंपनी है। इस केस में क्या रहेगा, जो अभी बैंकिंग कंपनी से किसको, एजेंट को कोई भी अगर ट्रांसफर हुआ है गुड्स तो वो सप्लाई नहीं है। ये ऐसे ही एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप अगर देखोगे आप मेन फोकस रखना इनवॉइस, इनवॉइस कौन इशू कर रहा है उस पर ही अपनी सारी कहानी टिकी है। ठीक है, अभी एक और कॉन्सेप्ट आता है डेल क्रेडर। ठीक है, एजेंट, तो ये क्या बेसिकली क्या सीन रहता है इसको भी अपने बस समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये भी प्रिंसिपल है यहाँ, और यहाँ एजेंट है वो भी डेल क्रेडर। ठीक है, सॉरी, ये डेल क्रेडिटर एजेंट। तो बेसिकली डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, डेल क्रेडिटर एजेंट प्रिंसिपल से तो माल ले लेता है एंड जो अपने कस्टमर को माल सेल करेगा वो क्रेडिट पे करता है, एंड जो प्रिंसिपल से जो माल खरीदा है उसको प्रिंसिपल को कैश में पेमेंट कर देता है। मतलब क्या करता है ये, डायरेक्टली जो कस्टमर को है वो एक्सटेंशन पीरियड देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है। डेल क्रेडिट यही सीन है, होता एजेंट ही है लेकिन ये क्या करता है अपने कस्टमर को फाइनेंस की फैसिलिटी भी देता है गुड्स ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी ये सीन क्या हुआ इसके अंदर कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसने डेल क्रेडिटर को माल इशू किया, ट्रांसफ़र कर दिया एंड ये इसने कस्टमर को सेल कर दिया। कस्टमर 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। ओके, एंड डेल क्रेडिटर ने क्या किया कि जो पी को है ना कैश में पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या सीन हुआ, अभी इस केस में जो डेल क्रेडिटर है वो खुद के नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है। खुद के नाम से इशू कर रहा है, एक तो इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। ठीक है, वो इसको लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि जो इनसे ले जो एडिशनल अमाउंट ले रहा है, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो है, मान लो इसने इसको 1 लाख रुपए का माल बेचा एंड इसको क्या किया कि 12% पर एनएम की रेट से 3 महीने के लिए क्रेडिट दे दिया, भाई आप 3 महीने बाद मेरे को, ठीक है, पैसे दे देना। तो इस केस में क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी जो सेक्शन 15 में पढ़ेंगे आगे अपने, वो जो रहेगी वो 1 लाख तो ये रहेगी रहेगी, प्लस ये जो जीएसटी की अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट है सॉरी, ये भी इसका वैल्यू का पार्ट बन जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन इन ऑफ CGST एक्ट।
ये पहली चीज़ तो ये। एंड अभी दूसरा सिनेरियो देखते हैं जिसमें क्या है, जो प्रिंसिपल है डेल क्रेडिटर को बेच रहे हैं, डेल क्रेडिटर आगे कस्टमर्स को दे रहा है, बट डेल क्रेडिटर यहाँ क्या कर रहा है, जो इन्वॉइस है वो प्रिंसिपल के नाम से इशू हो रहा है। ठीक है, या तो प्रिंसिपल डायरेक्टली कस्टमर को इशू कर रहा है या एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या सीन रहेगा, अब इन्वॉइस कौन पी इशू कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल इशू कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर प्रिंसिपल के नाम से मान लो वन को ही माल बेचा गया, वो 1 लाख रुपए का, एंड इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम जो डेल क्रेडिटर लेगा, उस केस में क्या सीन है, 1 लाख है वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, एंड जो 12% इंटरेस्ट है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, बेसिकली जो इंटरेस्ट रहता है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट रहता है, बट ये एक सिनेरियो है जिसमें वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन रहा है। ओके, अगर यहीं ये प्रिंसिपल जो इनवॉइस इशू करता तो कहला ये एजेंट का जो प्लेस है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ता, एंड दूसरा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहती है वो 1 लाख ही रहती, और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट होता। ये इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाता, एग्जाम्प्ट हो जाता। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। बट वही है कि इन्वॉइस कौन इशू कर रहा है, आप इन्वॉइस को देखोगे तो आपको डेल क्रेडिट नॉर्मल एजेंट जो जो भी एजेंट्स है वो उसका सभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये डील क्रेडिट के बारे में बताया हुआ है, जो अपन डिस्कस कर लिया। आप एक बार बुक से पढ़ोगे, एग्जाम्पल को देखोगे, आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अपने जो पैरा 1 2 3 कवर हो चुके हैं। पहला पैरा क्या है, बिजनेस एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और उस पर आपने आईटीसी ले रखी है, तो वो क्या सप्लाई है। दूसरा क्या है, रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन को आप गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस केस में विदाउट कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो भी सप्लाई है। गिफ्ट वाला देख लिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है कितने, 50,000 से कम के वैल्यू का, तो वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। 50,000 से ज़्यादा है तो टोटल अमाउंट जितनी भी है वो जीएसटी के स्कोप में आ जाएगी। ठीक है, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग सर्विस दे रहा है, तो वो शेड्यूल 3 में कवर होता है, और जो शेड्यूल 3 में कवर होते हैं ट्रांजेक्शन उन पर जीएसटी नहीं आता। ओके, वो आगे देखेंगे। पैरा 3 क्या है, एजेंट जो प्रिंसिपल है एजेंट को सप्लाई कर रहे हैं, एजेंट आगे सप्लाई कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि जो एजेंट किसको, प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है माल, एंड प्रिंसिपल आगे सेल आउट कर रहा है। ओके, बस इसमें एक ध्यान रखना कि सिर्फ ये गुड्स के लिए है, यहाँ सर्विस आ जाएगी तो ये पैरा 3 नहीं लगेगा। ओके, सिर्फ किसके लिए है, गुड्स के लिए। अभी अपन ने पैरा 4 देख लिया, तो पैरा 4 बेसिकली क्या करते हैं, आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में क्या है, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी किससे, अपने रिलेटेड पर्सन और जो आउटसाइड इंडिया में आपका इस्टेब्लिशमेंट है उससे। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो। और ऐसा आप लोगों ने 7(1) का बी भी देखा था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो आउटसाइड इंडिया से कर रहे हो फॉर ए कंसिडरेशन। यहाँ और वहाँ फर्क क्या है, वहाँ कंसिडरेशन था, यहाँ कंसिडरेशन नहीं है। वहाँ बिजनेस में यू इन द कोर्स ऑफ बिजनेस था नहीं था, बट यहाँ है, मतलब वहाँ आप कुछ भी पर्सनल यूज़ में भी करो तो भी जीएसटी आएगा, बट यहाँ क्या है, आप जो आउटसाइड इंडिया से किया अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ही जीएसटी आएगा, अन्यथा जीएसटी नहीं आएगा। ये एग्जांपल दे रखा है वो देख लेते हैं कि ये लीगल कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं अपने हेड ऑफिस मलेशिया से, मतलब आउटसाइड इंडिया से लीगल कंसल्टेंसी। द हेड ऑफिस हैज़ बीन रेंडर कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट टू ब्रांच, मतलब ब्रांच को ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर। अभी क्या है, ये आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया वाला ले रहा है, किससे ले रहा है, डिस्टिंग पर्सन, मतलब आउटसाइड इंडिया वाला इंडिया से ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा है। ठीक है, और जो कंसल्टेंसी सर्विस अगर इसके बिजनेस के यूज़ की है तो जीएसटी लगेगा, अगर बिजनेस के यूज़ की नहीं है
GST नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये एज्यूम ये कर लेते हैं जो सर्विसेज ली है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होती तो ये सप्लाई नहीं होता। ओके, और यहाँ ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और एग्जाम में आपको कुछ भी ना दिया हो तो आप यही मानना इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अगर दिया हो स्पेसिफाई तो जो स्पेसिफाई दिया है वो मानना, अगर नहीं है तो अज्यूम यही रखना। ये फिर एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो प्रोप्राइटर है जो दिल्ली में रजिस्टर है, और आर्किटेक्चर सर्विस कहाँ से ले रहा है, यूएस से, जो कि इसका सन है, मतलब ये इसका रिलेटेड पार्टी है। जो भी सर्विस ली है वो विदाउट कंसिडरेशन ली है, रिलेटेड पार्टी से ली है, नॉट क्वालिफाई। अभी क्या हुआ कि जो ये सर्विसेज ली है वो क्या है, आर्किटेक्ट की सर्विस है। किसके लिए, न्यूली कंस्ट्रक्ट हाउस, अपने घर बनाने के लिए, मतलब ये इन द कोर्स ऑफ करेंस बिजनेस की नहीं है, उसमें जीएसटी नहीं आएगा। पर यही आर्किटेक्चर सर्विस वो अपने ऑफिस के लिए लेता है या अपनी फैक्ट्री के लिए लेता है। ठीक है, तो उस केस में ये जीएसटी आ जाता है इस पर। ठीक है, अभी इसको एक और चीज़ से समझते हैं कि आपका एक भाई है जो आउटसाइड इंडिया में है। ठीक है, वो वहाँ अच्छी लीगल प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, एंड आपको इंडिया में ज़रूरत पड़ी तो उसने कंसल्टेंसी सर्विस दी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके बिजनेस के लिए दी। अब जो भाई है, क्या मतलब क्या ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा कि जब भाई रिलेटेड पर्सन कब आता है, जब वो होली एंड सोली अपने पे डिपेंडेंट हो। बट भाई ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया में लीगल प्रैक्टिस कर रहा है तो अपने पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रख लेना। ठीक है, ये 7(1) का ये है, ये विद कंसिडरेशन 7(1) का बी है, सॉरी। ये विद कंसिडरेशन है, चाहे बिजनेस में हो नहीं हो सप्लाई आ जाएगा। ये विदाउट कंसिडरेशन है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, और किससे आ रही है, रिलेटेड पर्सन या डिस्ट्रिक्ट पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, और ये क्या है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लास्ट एग्जांपल देखा ना, जो घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा है एंड आर्किटेक्चर की सर्विस उसका लड़का दे रहा है। कुछ ये क्लेरिफिकेशंस हैं जो दे रखे हैं, तो वो भी देख लेते हैं अपने। पहला है फ्री सैंपल ऑफ गिफ्ट। अब ठीक है, शेड्यूल जो वन है वो विदाउट कंसिडरेशन बोलता है, इतनी बात आपको समझ आती है। लेकिन अब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, आप सैंपल दे रहे हो, उस केस में क्या जीएसटी आएगा ही नहीं आएगा, वो 4 कैटेगरी ऑफ पैरा देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अगर उसमें फॉल कर रहा है आएगा, अगर नहीं फॉल कर रहा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये जैसे सैंपल वाला दे रखा है, आप एक बार देख लेना, विदाउट कंसिडरेशन है, नॉट क्वालिफाई सप्लाई एक्सेप्ट, अगर वो शेड्यूल वन में कवर हो रहा है तो आएगा, अगर नहीं हो रहा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये बाई वन गेट वन वाला ऑफर, अभी तो दिवाली का सीज़न आने वाला है और ये ऑफर काफ़ी सारे हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है, गवर्नमेंट बोलना चाहिए बाई वन गेट फ्री वाले में क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट है उसमें उसकी वैल्यू चार्ज रहती है, तो एक्चुअल में फ्री नहीं होता। बोलने को आपको फ्री होता है बट एक्चुअली में फ्री नहीं होता, तो उस केस में वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये अपने को एक मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई, ये एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो वो वहाँ अपने डिटेल में पढ़ेंगे इसको, वो वहाँ अपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई होती क्या है एंड उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं जो अपने डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद और देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना 7(1) का डबल ए है, वो इन और इनकॉर्पोरेट AOP एंड DOI वाला, वो यहाँ इन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, अभी यहाँ अपना शेड्यूल वन कवर हो जाता है, होप आपको समझ में आया होगा ये। एंड अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, एंड आप अच्छे से पढ़िए शेड्यूल वन को, एंड अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए।
एंड आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शेड्यूल 2 के साथ। बाय बाय।